नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, इस योजना के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कैसे कार्य स्वीकृत होंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपका भी अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में डालें, सभी तक इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस योजना की जानकारी मिले। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे एमएलए फंड, एमपी फंड से काम वंचित रह जाते हैं, नहीं हो पाते हैं या मानदंड में नहीं आते हैं, या किसी वजह से राजनीतिक गुटबाजी की वजह से वहाँ पर एमएलए फंड या एमपी फंड से कोई सैंक्शन नहीं हो पाती है। तो उसी के विकल्प के रूप में एक योजना जो है राज्य सरकार ने लॉन्च की है, बहुत अच्छी योजना है। तो इसमें इन्होंने साफ लिखा है कि इसके अंदर क्या चीज़ दी है। राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जिले में क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जिला कलेक्टर द्वारा, ठीक है, नवाचारों के समावेश और स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के विकास में समरूपता प्राप्त करने और निवेश के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से राज्य के मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में ये चीज़ का शुभारंभ किया है, यानी क्लियर किया है कि इस योजना का क्रियान्वयन जो है जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। जैसे एमएलए फंड होता है, एमपी फंड होता है, उसी प्रकार से ये प्रकार से कलेक्टर फंड है। और इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इसमें साफ लिखा है कि जिला कलेक्टर के द्वारा अनुभव की गई क्षेत्र की आवश्यकता उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों के अंदर, ठीक है, क्षेत्रीय जन आकांक्षाओं के अनुरूप जन उपयोगी परिसंपत्तियों का सर्जन, ये खास बात है, यानी परिसंपत्तियों का सर्जन होगा यहाँ पर, इसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। तो इसमें साफ लिखा है कि ये ऐसा कोई काम होगा जिसमें कोई परिसंपत्तियां सर्जित हों। फिर बाद में अगले बिंदु में इन्होंने स्पष्ट किया है कि नवाचारों का प्रयोग करते हुए ऐसी गतिविधियों का क्रियान्वयन और परिसंपत्तियों का सर्जन किया जाना है जिसके लिए पूर्व संचालित राजकीय योजनाओं में प्रावधान उपलब्ध नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि अन्य योजनाओं में कोई काम ऐसा आता है उसके लिए कोई पॉइंट है ही नहीं है, नहीं डल पाया है, तो उसके लिए ये अच्छी योजना है। तो इसके लिए कलेक्टर जो है वो फंड सैंक्शन कर देता है। इसके बाद में स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर में सुधार और स्वावलंबन और आत्मविश्वास, यानी ये जीवन स्तर में सुधार करके स्वावलंबन और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये काम हो। विशेषताओं की बात करें, ये खास चीज़ है, इसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। ये स्टेट गवर्नमेंट की योजना है और इसके लिए प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष 100 लाख यानी 1 करोड़ रुपए की सैंक्शन जो होती है, और ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होगी। और उपलब्ध राशि जो है उसके लिए कार्य की स्वीकृति जिला कलेक्टर के द्वारा योजना के निर्देशानुसार जारी की जाएगी। जैसे एमएलए फंड और एमपी फंड होता है उसी प्रकार से ये जो राशि है 1 करोड़ की प्रतिवर्ष ये कलेक्टर के द्वारा संबंधित जो पॉइंट दिए हैं उनके मद्देनजर रखते हुए जारी की जाती है। और अगले पॉइंट में लिखा है इस योजना का अन्य योजना या जन सहभागिता के साथ कन्वर्जेंस किया जा सकता है बशर्ते प्रस्तावित योजना अन्य योजना के मद के अनुमत हो और राशि का प्राप्त होना सुनिश्चित किया जाए। ऐसी भी बातें हैं, यानी दूसरी योजना के साथ भी मर्ज कर सकते हैं। स्वीकृति की बात करें तो हम ये चीज़ मेन है, हम चाहते हैं कि ये योजना आ गई तो इसकी स्वीकृति कैसे करवाएं। तो इसमें साफ लिखा है इस योजना यानी मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि की स्वीकृति और क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन है। जिला स्तर पर जिला ग्रामीण यानी जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ होता है जिला परिषद में, वहां से ये योजना सैंक्शन होती है, स्वीकृति मिलती है। यानी स्वीकृति और क्रियान्वयन दोनों की एजेंसी, यानी कुल मिला के जिला परिषद की जो ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ है वहां से, और बाकी पूरा जो जिम्मेवारी किसकी है, कलेक्टर की है। और इसके अंदर जिला कलेक्टर को उपलब्ध बजट की सीमा में सार्वजनिक उपयोग के कार्य गतिविधियों के लिए राशि स्वीकृत करने का अधिकार है। जिला कलेक्टर को अगर महसूस होता है कि यहाँ इस जगह पर ये काम जो है होना अति आवश्यक है या जन आकांक्षाओं के अनुरूप है ये, तो जिला कलेक्टर जो है यानी जिला परिषद के माध्यम से वो सैंक्शन जो है करवा देते हैं। फिर योजना के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति, क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग
ये वही ग्रामीण कार्य निर्देशिका जो प्रचलित है उसके अंदर जो भी शक्तियां दी हैं और जो मानदंड दिया है उसके अनुरूप होते हैं। और अब हम बात करें योजना के अंतर्गत कराए जा सकने वाले कार्य, कौन कौन से कार्य हो जाते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। इसमें देखो सबसे पहले लिखा है स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक कार्य कराया जा सकता है, जिसमें सामुदायिक परिसंपत्तियां आधारभूत भौतिक सुविधाओं के सर्जन के साथ साथ क्षेत्रीय विकास और रोजगार के अवसर भी सर्जित हो जाएं। यानी देखो इसमें परिसंपत्तियां भी तैयार हो जाएं, ठीक है, और विकास और रोजगार के अवसर भी सर्जित हो जाएं। सार्वजनिक कार्य होना चाहिए, वो निजी काम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में लिखा है संबंधित जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति, यानी ऐसा कोई क्षेत्र या एरिया जिसके अंदर किसी भी योजना में कभी कुछ काम ही नहीं हुआ है और वहाँ जन आकांक्षाएं ऐसी हैं कि काम होना चाहिए, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, न एमएलए दे रहा है, न एमपी दे रहा है, न और कोई दे रहा है, तो वहाँ के लिए ये अच्छी योजना है, यानी वो क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति के लिए। इसके बाद में सामाजिक विकास, व्यक्तिगत विकास, आजीविका, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन, सुशासन, इनसे संबंधित कार्य गतिविधियां हैं वो इनके लिए अनुमत हैं। फिर इसमें जो काम है उनकी सूची वो चलो अलग बात है। और इसमें आगे लिखा है योजना अंतर्गत सर्जित होने वाली परिसंपत्तियां किसी राज्य के विभाग, पंचायती राज संस्थान यानी स्वयं शासी संस्थान के स्वामित्व, यानी वो जो परिसंपत्तियां तैयार होंगी ना वो गवर्नमेंट बॉडी यानी जो भी है, पंचायती राज है या कोई ऑटोनोमस बॉडी है उसके स्वामित्व में रहेगी, यानी कुल मिला के निजी स्वामित्व नहीं रहेगा। हम बहुत बार निजी काम करवा लेते हैं एमएलए फंड, एमपी फंड से, तो वो काम यहाँ नहीं हो पाएंगे। ये क्लियर कट रह रहा है, परिसंपत्तियां सर्जित होंगी और ये सार्वजनिक होना जरूरी है। इसके बाद में किसी गैर सरकारी संस्था, पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृत संस्था, निजी संस्था को उस ट्रस्ट संस्था की स्वयं की परिसंपत्तियां बनाने के लिए इस योजना अंतर्गत स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी। साफ लिखा है स्वयं की परिसंपत्तियां बनाने के लिए स्वीकृति नहीं मिलेगी, लेकिन पंजीकृत संस्था या ट्रस्ट या गौपालन विभाग से अनुदानित पंजीकृत गौशालाओं के लिए टिकाऊ प्रवृत्ति की परिसंपत्तियों का सर्जन इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें देखो इन्होंने लिखा है कि ये कौन कौन सी संस्थाएं, तो कम से कम 3 साल से अस्तित्व में हो। ऐसा नहीं कि अभी कोई संस्था खड़ी कर ली और वो पैसे उठा लाई कि हम ऐसा कोई सार्वजनिक काम कर देंगे। और इसकी पारदर्शिता की बात है, संबंधित जो संस्था है, जो एनजीओ वगैरह काम करती है ना, उनके लिए ये, तो इसके लिए ये साफ लिखा है कि कलेक्टर संतुष्ट हो जाएं कि वो प्रतिष्ठित है, यानी वो सुस्थापित है, प्रतिष्ठित, इस बाबत कलेक्टर संतुष्ट हो जाएं। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण चीज है जिसके ऊपर बहुत विवाद रहता है, उसके लिए बजट की बार बार मांग उठती है कि ये बजट आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी इसके अंदर पाबंद किया गया है कि इसमें देखो सर्जित होने वाली परिसंपत्तियां सार्वजनिक जनता यानी अर्थात यानी जाति धर्म के भेदभाव के बिना सभी धर्मों के लिए उपयोग हेतु सदैव उपलब्ध रहने पर ये परिसंपत्तियां जातिगत ज्ञाति नोरे, जातिगत छात्रावास, जातिगत शमशान और जाति विशेष को नहीं होनी चाहिए। हम जैसे जाति विशेष के नोरे बनवा लिए कोई, या छात्रावास बनवा लिया, या शमशान बनवा लिया। देखो शमशान के अंदर कोई फंड लग रहा है ऐसी योजनाओं के अंदर, तो वो निजी यानी एक जाति विशेष का शमशान नहीं हो गया, वो सभी जातियों का हो गया। दूसरी जातियों के लोग भी ये कह सकते हैं कि आपका ये जो शमशान है इस योजना के तहत इसके अंदर पैसा जो है खर्च हुआ है, तो आप हमको पाबंद नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर जो है शवों का दहन नहीं करवा सकते। तो ये आपसी सामंजस्य की बात है, लेकिन ये चीजें क्या है व्यक्तिगत नहीं रहेंगी, एक जाति विशेष की नहीं रहेंगी। इसके बाद में लिखा है सर्जित होने वाली परिसंपत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में होगा और इन परिसंपत्तियों का बेचान, हस्तांतरण खुद ब खुद किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा। यानी कुल मिला के ये सारी परिसंपत्तियां किसकी होंगी, ये गवर्नमेंट की होंगी। ऐसा नहीं है कि ये निजी स्वामित्व होगा उसके बाद में उसके ऊपर।
और फिर सर्जित होने वाली परिसंपत्तियों के रख रखाव का दायित्व सुनिश्चित तौर पर लाभार्थी संस्था द्वारा किया जाएगा। यानी उसकी जो मेंटेनेंस का काम है वो जो भी एनजीओ वगैरह अगर ये काम कर रही है तो वो इसका करेगी। इसके बाद में इसकी ऑडिट होती रहेगी जिला कलेक्टर की निगरानी में, नियमित रूप से ऑडिट जो अन्य कामों की होती है वैसे ही। और ये सारी चीज़ें आने के बाद में एक चीज़ खास है यहाँ पर 4.7 नंबर बिंदु में लिखा है इन्होंने ये, क्योंकि इस योजनाओं में एनजीओ बहुत सारी इन्वॉल्व रहती हैं, तो इसमें लिखा है कि इनके लिए क्या है कि अगर कोई ट्रस्ट या एनजीओ आके इस काम के लिए मतलब आगे आती हैं तो इसमें लिखा गया है कि इसमें संचालित एक या एक से अधिक संस्थाओं में से एक या एक से अधिक कार्यों के लिए योजना अवधि में किसी भी स्थिति में 15 लाख रुपए से ज़्यादा की स्वीकृति नहीं होगी। ठीक है ना, यानी 15 लाख से ज़्यादा की स्वीकृति एक जो है एनजीओ ट्रस्ट को नहीं होगी। और 108 एम्बुलेंस के लिए जो संस्था है उसके लिए अधिकतम 15 लाख रुपए है। ठीक है, यानी उसके क्रय या मेंटेनेंस के लिए है। और योजना अंतर्गत निर्मित करवाई जाने वाली परिसंपत्तियों के रख रखाव और अनुरक्षण की व्यवस्था लाभार्थी संस्थान की होगी। ये भी पहले जो बात है वही क्लियर है। अब 5 नंबर पॉइंट में क्लियर कर दिया है कि योजना के अंतर्गत कौन कौन से काम नहीं कराए जा सकते हैं। इन कामों के लिए हम सरकार के पास बार बार चक्कर लगाएं कि हमारा ये काम करवा दो, तो ये नहीं होंगे। तो देखो ये कौन कौन से, एक तो अनुदान और ऋण, लोन नहीं मिलेंगे। एक वाणिज्यिक संगठन है, निजी संस्था के लिए परिसंपत्तियां बनाना है, या फिर कंज्यूमेबल प्रवृत्ति की कोई वस्तु या सामान खरीद लिया, वो भी नहीं खरीद सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, यानी परिसंपत्तियों का सर्जन होगा, रोड बन जाएंगे और कोई चार दीवारी बन जाएंगे, मकान बन जाएंगे, लेकिन हम जैसे कोई ऑफिस का सामान खरीद रहे हैं और कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ये चीज़ नहीं खरीद सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। फिर भूमि अधिग्रहण और अधिकृत भूमि का मुआवजा देना है, वो भी इसमें नहीं होगा। व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई काम, वो भी नहीं होगा। धार्मिक पूजा स्थल के लिए सैंक्शन नहीं आएगी इसके लिए। धार्मिक पूजा स्थल के ऊपर हम कोई काम करवाना चाहते हैं, साहब ये टीन शेड लगा दो, ये करवा दो, ये काम नहीं होंगे। ठीक है ना, और ये आवर्ती व्यय इन योजना यानी इस योजना के अंतर्गत इन बिंदुओं के लिए पैसा सैंक्शन नहीं होगा। इसके बाद में क्रियान्वयन की बात आती है, तो ये सारा पंचायती राज के द्वारा करवाया जाएगा, और या जो भी ऑटोनोमस बॉडी है और कार्यकारी संस्था को किसी प्रकार का प्रोरेटा चार्जेस दे नहीं होगा। और ये पॉइंट है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। 6.3 का जो पॉइंट है, इसमें ये जो संस्थान आती हैं, यानी ये जो एनजीओ या जो भी पंजीकृत संस्थान हैं या ट्रस्ट हैं या सहकारी संस्थाएं हैं, इनके लिए खास बातें हैं। एक तो इनके लिए लिखा है कि 3 वर्ष से ये काम कर रही हूँ और इसको निर्माण कार्य का 2 वर्ष का अनुभव हो, ये चीज़ भी खास है। और इसके बारे में लिखा है कि जिला कलेक्टर संतुष्ट हो जाएं कि ये जो संस्थान है ये काम सही कर रही है, यानी इसकी कार्य क्षमता के बारे में संतुष्ट हो जाएं। इसके बाद में ये जब काम करती हैं तो 30% भागीदारी करनी पड़ेगी इनको पहले। ठीक है ना, कम से कम मूल लागत की। अगर यही काम विद्यालय विकास समिति, देखो विद्यालय विकास समिति होती है, वो भी एक प्रकार की पंजीकृत संस्थान है, रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका। अगर उसके पास ये फंड आता है तो उसको ये जो 30% जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये जो हमने मूल लागत है उसका 30% जमा करवाना ये उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये इन एनजीओज को ध्यान में रखनी आवश्यक है। फिर धनराशि जो है वो कैसे निकलेगी, अवमोचन होगा, कैसे रिलीज होती है, ये चीज़ भी खास है। देखो इसमें साफ लिखा है कि यानी प्रत्येक जिले को जो भी राशि है, यानी 1 करोड़ है उसका 50%, यानी पहली किस्त, सॉरी योजना का 50% है, यानी 1 करोड़ है उसका 50% है कि यानी पहली किस्त है वो रिलीज होगी जिला परिषद के लिए। और इसके लिए शर्त क्या है कि पिछले साल जो भी पैसा आया उसका 60% खर्च कर लिया है। ठीक है, 60% या उससे ज़्यादा व्यय कर लिया हो तब आएगा ये। अगर कम खर्च किया है तो कई बार ऐसा होता है कि हुआ ही नहीं, तो वो किस्त नहीं आएगी। और फिर अगला 50%, यानी वो जो 50 करोड़ बच गया, सॉरी 50 लाख बच गया, वो आएगा कि हमारे पास जो पैसा आ गया वो खर्च कर लिया और उससे पहले वाला, ठीक है ना, यानी जो आ गया उसका तो 60% से ज़्यादा व्यय कर लिया है और
जो पहले आया था उसका सारा काम यानी ऑडिट वगैरह है और आपका उपयोगिता प्रमाण पत्र वगैरह सारा हमने सबमिट करवा दिया है, तब अगला 50% पैसा आएगा। ठीक है, ये सारा काम होता है और फिर कार्यों की स्वीकृति आवंटित राशि की सीमा तक ही की जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कई बार अगर बड़ा काम करवाने की सोचें तो वो इसमें नहीं हो पाएगा। इस योजना जो है जिला कलेक्टर के पास कई बार ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं कि उनके पास कि अचानक परिस्थितियां पैदा हो जाएं, उनको कोई काम करवाना है, उस स्थिति के लिए सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। तो कई बार ऐसा महसूस करते हैं, तो उस स्थिति में अचानक इससे पैसा रिलीज करना जो है बेहतर होता है और उन लोगों को जिनको किसी भी योजना में फ़ायदा नहीं मिला उन तक ये योजना अच्छी पहुंच करती है। प्रबोधन की व्यवस्था कैसे रहेगी, वही जो ग्रामीण कार्य निर्देशिका में निर्देश दिया वैसे ही होगी। ठीक है, और ये सारा काम इन्होंने लिख दिया है कि ये सारी भौतिक प्रगति यानी फिजिकल इसकी रिपोर्ट जो है वो सारी निर्धारित प्रारूप में ग्रामीण विकास विभाग को माह समाप्ति के 8 दिवस में भिजवाई जानी होगी। ठीक है, और अभिलेख संधारण वो जो भी ग्रामीण कार्य निर्देशिका जो भी चलती आ रही है उसके अंदर जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अभिलेखों का संधारण किया जाएगा। परिसंपत्तियों का ब्यौरा है, उसकी बात करें तो इसके अंतर्गत जो भी सर्जित होंगी परिसंपत्तियां वो सारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका है उसके अनुरूप की जाएंगी। और ऑडिट की बात करें अंकेक्षण की, तो प्रतिवर्ष जिला कलेक्टर जो है इनकी ऑडिट करवाएंगे अकाउंटेंट वगैरह से, और ये सारा काम है वर्ष समाप्ति के 3 माह के भीतर ये काम जो है करवाना होगा, यानी 3 माह के भीतर ऑडिट करवानी होगी इस काम की। नोडल एजेंसी पहले ही हमने बता दिया था, ग्रामीण विकास विभाग उक्त योजना की नोडल डिपार्टमेंट होंगी और जिला स्तर के ऊपर जिला की ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ है वो नोडल एजेंसी होगी। साथियों, ये योजना बहुत अच्छी योजना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न आ सकते हैं, या फिर आप योजना के बारे में कोई ऐसी आपको गैप महसूस होता है कि यहाँ काम नहीं हुआ, उसके लिए भी अच्छी है। तो जागरूकता के लिए सभी तक इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। आप वीडियो में जुड़े रहे, ऐसे वीडियो हम डालते रहते हैं। पंचायती राज के बहुत सारे वीडियो हमने डाल दिए, प्लेलिस्ट में पंचायती राज के वीडियो भी हैं। वैसे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी डाल दूंगा, आप वो भी ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक करें, सभी तक शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।